कुंभ कितना पुराना है, ये बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है और इसकी चर्चा बिल्कुल वैसी ही है कि इस बगीचे में कितने आम लगे हैं, इस बगीचे में कितने आम के पेड़ लगे हैं। और चर्चा फिर भी ठीक दिशा में चली जाए, लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि आप ये सिद्ध करें कि ये तो आम का पेड़ ही नहीं है, और आप सारे आम जो मीठे आम आपके हाथ में हैं उसको छोड़कर आप ये सिद्ध करने में लग जाएं कि नहीं ये तो आम का ही पेड़ है, तो मुश्किल और ज़्यादा हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि कुंभ की जब हम चर्चा करें तो मीठे फलों का आस्वादन आवश्यक है, बजाय इस बात के कि उस बागीचे में कितने आम के पेड़ थे। इतिहास की हमारी जो दृष्टि है इतिहास की हमारी जो दृष्टि है वो ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी राजा के कालखंड को संरक्षित करें और उसके आधार पर पूरी संस्कृति का बखान करें। इतिहास की हमारी दृष्टि ये है कि उस कालखंड ने आगे आने वाली सभ्यता को कौन से मूल्य दिए हैं और उस मूल्य का बोध हम आगे आने वाली पीढ़ी को करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। और अगर हम इतिहास की दृष्टि छोड़ देते हैं तो ये जो वेस्टर्न ऑब्सेशन है, कितना पुराना है, कहाँ है, कैसा है, किस राजा के कालखंड में था, और ये फिर भी मैं इसको जायज़ मानता अगर ये प्रश्न भारतीय चित्त से निकलता। लेकिन ये प्रश्न तो भारतीय चित्त का है ही नहीं। भारतीय मेधा, भारतीय चित्त, भारतीय चिंतन कुंभ मेला कितना प्राचीन है ये आपसे पूछ ही नहीं रहा है। ये प्रश्न तो नितांत रूप से जो वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट हैं, जो कुंभ मेले पर कुछ प्रश्न खड़ा करना चाहते हैं, उसके आधार पर हम अपनी ये सारी चर्चा कर रहे हैं। हालांकि मैं इस विषय पर बात करने का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन एक लोक की दृष्टि से मैं ये बात ये कहना चाहता हूं कि कुंभ का जो मूल है, कुंभ का जो मूल्य है, इस पर जितनी ज़्यादा चर्चा हम करेंगे, हम भारतीय चित्त और परंपरा को हम उतना ऊर्जावान बनाएंगे। सईद जी ने मुझसे ये प्रश्न पूछा कि इसकी प्रेरणा क्या रही कुंभ की फिल्म को बनाने की, तो उसकी भी एक बहुत छोटी सी कहानी आपको 2-3 मिनट में सुनाता हूँ। 2016 में उज्जैन में कुंभ था और उसके लगभग 6-7-8 महीने पहले मैं अपने मित्र के घर पर गया और 15-16 साल की उनकी बेटी रही होगी, उस समय उनकी उम्र है। और मैंने उससे पूछा कि बेटा, उज्जैन में कुंभ लगने वाला था, इंदौर से 60 किलोमीटर की दूरी है सिर्फ। तो मैंने उससे पूछा कि आप बेटा कुंभ में जाओगे इस बार? तो उसका बड़ा सपाट जवाब था कि नहीं अंकल, मैं नहीं जाऊँगी। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि वो कुंभ में वहाँ नागा साधु आते हैं और बच्चे को बोरे में भर के ले जाते हैं। तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्य का विषय था कि आज के इतने सूचना के जगत में एक पढ़े लिखे परिवार की, एक बहुत धार्मिक हिंदू परिवार की 15-16 साल की लड़की के मन में ये बात किसने बैठाई कि कुंभ में नागा साधु आते हैं और बच्चे उठाकर ले जाते हैं। तो ये पहला प्रश्न था जिसने मेरे मस्तिष्क को कुरेदा। और उसके बाद फिर मैं लगभग अगले 2-3 महीने तक मेरा ऑब्सेशन हो गया कि मैं जहाँ भी जाता, और विशेषतः पढ़े लिखे या अंग्रेजी पढ़े लिखे हिंदू समाज से, जिसको ये लगता है कि उसको बहुत सारी जानकारी है भारत के बारे में, भारतीय सभ्यता के बारे में, और वो सारे सब्जेक्ट का बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, मैंने उनसे लगातार प्रश्न किए। और मुझे मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब वहाँ पर हर व्यक्ति ने ये कहा कि वहाँ तो बीमारियाँ फैल जाती हैं, वहाँ तो बहुत भगदड़ होती है, वहाँ तो जाने के लिए कुछ नहीं है, सरकार हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करती है उस पर, सरकार को इस पैसे का उपयोग कोई दूसरे डेवलपमेंट वर्क में लगाना चाहिए। और एक ज़बरदस्त नैरेटिव मुझे देखने को मिला कुंभ के अगेंस्ट। और मुझे जानकर ये आश्चर्य हुआ जब मैंने उनमें से अनेक लोगों से पूछा कि आप कभी कुंभ में गए हैं क्या, तो 90% लोग ऐसे थे जिन्होंने कुंभ में जाए बिना कुंभ के बारे में इतनी मजबूत धारणा बना रखी थी। तो मेरे मन में ये प्रश्न आया कि ये लोग किन जानकारियों के आधार पर अपनी पूरा विश्व जगत बना रहे हैं कुंभ के बारे में। और मुझे समझ में आया कि ये जो पढ़ा लिखा हिंदू वर्ग है, जो अंग्रेजी पढ़ लिख गया है, अपनी जड़ों से दूर हो गया है, ये सुबह द हिंदू उठाता है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, थोड़ा सा और अगर एनलाइटेड हो तो वाशिंगटन पोस्ट पढ़ता है, और वो पढ़ने के बाद उसको लगता है कि मुझे पूरे जगत का ज्ञान हो गया है। तो जितना पढ़ा लिखा वर्ग है वो कुंभ की स्वरूप, कुंभ के मूल और कुंभ की जो कल्पना है उतना दूर है। उसके विपरीत जब मैंने दूसरे तरफ के लोगों से चर्चा की, घर में काम करने वाली अगर आपकी कोई सहायक है, आपका कोई ड्राइवर है, अगर आपका कोई किराने का सब्जी का दुकान वाला है, अगर आप उससे कुंभ के बारे में पूछेंगे तो बहुत उत्साहित होकर कहेगा कि भैया 8 दिन दुकान बंद रखेंगे लेकिन कुंभ में स्नान करने जरूर जाएंगे। वाह, तो मेरे मन में प्रश्न आया कि ये दो भारत, ये दो चिंतन इस देश में जो चल रहे हैं, इसका मुख्य कारण मुझे समझ में आया कि ये जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड वर्ग है, ये मीडिया और एकेडमिया का जो एजेंडा सेटिंग मॉडल है उसका सबसे बड़ा शिकार हुआ है। और मीडिया और एकेडमिया का जो एजेंडा सेटिंग मॉडल है उसकी विशेषता ये है कि बहुत सिलेक्टिव रियलिटी को एक टोटल रियलिटी की तरह प्रेजेंट करता है, और पढ़ा लिखा वर्ग उस सिलेक्टिव रियलिटी को ही टोटल रियलिटी समझ लेता है। तो ये
एक पार्श्व भूमिका थी, एक फ्रेमवर्क था जिसने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि कुंभ पे और उसके बाद फिर मैंने बहुत सारी फिल्में देखी। मैंने कहा कि अवेलेबल स्टॉक क्या है, तो कुंभ पर कोई बहुत स्कॉलरली वर्क नहीं मिलता है पुस्तक के रूप में। केन मुंशी की एक किताब है, आमजन उसको पढ़ सकता है, लेकिन 1950 में पब्लिश हुई है। फिल्में तो बिल्कुल ही नहीं है। जो फिल्में बनाई हैं नेशनल ज्योग्राफिक, बीबीसी, तमाम तरह की वेस्टर्न मीडिया ने बनाई हैं, और वो इतने सुपरफिशियल और इतने पुअर लाइट में कुंभ को प्रेजेंट करते हैं। तो पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या वो कुंभ को उस दृष्टि से देख नहीं पा रहे हैं। पर मुझे लगा कि नहीं, मैं तो बचपन से डिस्कवरी की वो फिल्में भी देखता आया हूँ जिसमें उन्होंने चींटी की प्रजनन प्रक्रिया क्या होती है वो भी रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया को दिखा दे दी है। तो जो वो इतनी माइन्यूट घटनाओं को भी रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखाने की क्षमता रखते हैं, तो प्रश्न क्षमता का नहीं है, प्रश्न नियत का है कि वो कुंभ को उस दृष्टि से दुनिया को दिखाना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी परंपराएं, हमारी सभ्यताएं, हमारे मूल्य, इस पर भारतीय दृष्टि से कंटेंट डेवलपमेंट हो, क्योंकि इनसाइडर व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटसाइडर व्यू आपके कोई काम नहीं आने वाला है, क्योंकि निश्चित रूप से जाने और अनजाने वो आपकी छवि को पूरी दुनिया के समक्ष उस रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे जिस रूप के आप अधिकारी हैं। आप सब लोगों ने मुझे बहुत धैर्य के साथ सुना। धन्यवाद।